अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शाग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर के ऊपर आज हम बात करेंगे। फ्रोज़न शोल्डर आपको नाम से भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। फ्रोज़न का मतलब होता है जम जाना और शोल्डर का मतलब कंधा हमारा। अगर हमारा कंधा जाम हो गया या कंधा जम गया है तो आज हम इस कंडीशन पे बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर है क्या। फ्रोज़न शोल्डर हमारे पास एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो शोल्डर है, हमारा जो कंधा है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका होता है और सही से मूवमेंट नहीं हो सकती, उसमें सोजिश हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से जो है हमारी मूवमेंट जो होती है, जो हम ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं अपने बाजू से, वो नहीं कर सकते। फ्रोज़न शोल्डर को हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। एडिसिव का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ आपस में चिपक गई है, जम गई है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये होता क्यों है और ये क्या है असल में। तो ये अब जो हमारा कंधा होता है ना, उसके आसपास जो टिश्यूज़ पड़े हुए होते हैं, लिगामेंट्स पड़े हुए होते हैं, जिनको हम कैप्सूल का नाम भी देते हैं, जॉइंट कैप्सूल का, वो क्या होते हैं, वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। उनका जो आपस में जो है वो बस एक मतलब कि सख्त होना शुरू हो जाते हैं, स्टिफ़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट नहीं हो पाती है और हमारा जो कंधा ऐसे महसूस होता है जैसे एक ही जगह पे जम गया है। तो ये होता है जो शोल्डर के आसपास के जो टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो आपस में सख्त होने की वजह से। या अब ये होता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो कैप्सूल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो सख्त हो जाते हैं। ये तब होता है जब हम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं। काफ़ी अर्सा तक हम क्या करते हैं, अपने बाजू को एक ही जगह पे रखे रखते हैं। ये ज़्यादातर तब होता है जब हमें कोई फ्रैक्चर हुआ है या हमारी सर्जरी हुई है, तो हम दर्द के मारे वहाँ से मूवमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कंधा है वो एक ही जगह पे रहना शुरू कर मतलब एक ही पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टाइटनेस आना शुरू हो जाती है। अब ये हमारे पास है, ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी वजह से वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये फ्रोज़न शोल्डर के चांसेस हमें ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि एज अगर आपकी 40 प्लस में आती है ना, 40 से ज़्यादा आती है, तो ये आपको हो सकता है फ्रोज़न शोल्डर का इशू। इसके अलावा वो लोग जिनको इंजरी होती है, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक जगह पे कंधा रहना शुरू हो जाता है। या फिर वो लोग जिनको स्ट्रोक, फालिज का अटैक हुआ है, उन लोगों के साथ भी यही वजह होती है कि वो अपना कंधा, उनका मूवमेंट ना होने की वजह से एक ही जगह पे रहना शुरू हो जाता है और वो जम जाता है। जो हमारे आसपास के टिश्यूज़ होते हैं वो सख्त और स्टिफ़ हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी कुछ स्टेजेस भी होती हैं हमारे पास। जैसे हर बीमारी की कोई ना कोई स्टेज होती है, इसी तरह फ्रोज़न शोल्डर की भी स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वो स्टेज जिसमें एक फ्रीज़ पॉइंट आता है, जिसमें कंधा बिल्कुल जम चुका होता है और पेन ज़्यादा होती है। फिर एक वो पॉइंट आता है जिसमें कुछ हद तक पेन बेहतर होना शुरू हो जाती है, मतलब कि कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन अभी भी कंधा स्टिफ ही रहता है, उसको कहते हैं फ्रोज़न स्टेज। और जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में क्या होता है कि पेन बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जो शोल्डर है वो भी मूवमेंट के काबिल हो जाता है। तो ये इसकी 3 स्टेजेस थी। पहली स्टेज में ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा मतलब कि कंधा सही से बिल्कुल मूव नहीं करता, जमा पड़ा होता है, उसको फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज को फ्रोज़न कहते हैं, जिसमें कंधा अभी जमा है लेकिन पेन जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है। और तीसरी स्टेज होती है हमारे पास रिकवरी स्टेज, जिसमें काफ़ी हद तक पेन भी कम हो जाती है और मूवमेंट भी आना शुरू हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि अब हम इसको जो है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम फिजियोथेरेपी के हवाले से देखें तो फिजियोथेरेपी में हम इसको हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशंस दे सकते हैं, मतलब कि हॉट थेरेपी भी दे सकते हैं, हीट पैड्स वगैरह यूज़ करके भी, और हॉट आइसिंग करके भी ठीक कर सकते हैं कि जो सोजिश और जो भी दर्द वगैरह होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है हम इसके अलावा हम कुछ मेडिसिन्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी पेन को और हमारी इन्फ्लेमेशन को कुछ हद तक बेहतर करती हैं, जिसमें हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंसर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में समझा दूंगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट में देखें फिजिकल थेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेस और थेरेपीज़ दी जाती हैं, जैसे कि हॉट एंड आइस थेरेपी। और इसके अलावा हम टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। टेंस हमारे पास एक मशीन होती है जिसका पूरा नाम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन होता है हमारे पास, जिसमें हम स्टिमुलेशन से अपने ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट को। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, जिसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग सबसे मेन अच्छी जो एक्सरसाइज होती है फ्रोज़न शोल्डर वालों के लिए, स्ट्रेचिंग होती है। और रेंज ऑफ मोशन की, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन वगैरह करवाना। अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी डाल दूंगी एक्सरसाइजेस की, कि हम स्ट्रेचिंग और मतलब एक्सरसाइजेस कैसे करवा सकते हैं अपने पेशेंट को, फ्रोज़न शोल्डर वाले पेशेंट को। इसके अलावा हमारे पास सर्जरी से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन सर्जरी एक लास्ट पॉइंट आता है जिसमें हर चीज़ करने के बाद फिर अगर बेहतरी ना आए तो फिर सर्जरी की तरफ जाया जाता है।
इसके अलावा हम कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे भी करते हैं जो हम अपने घर पे भी, अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल थेरेपी सेशंस नहीं ले सकते तो घर पे भी आप ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसा कि आप बिल्कुल अपने बाजू को सीधा रख के अपने मतलब कि अपनी उंगलियों के साथ दीवार पे ऐसे चढ़ना है, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे होते हैं। दीवार पे चलना है उंगलियों के साथ अपने बाजू को ऊपर की तरफ लेके आना है और फिर दोबारा नीचे की तरफ लेके आना है। इस तरह आपने क्या करना है कि एक बेड या कोई भी चेयर या टेबल यूज़ करके अपना जो बाजू प्रॉब्लमेटिक है, जिसमें इशू है, उसको नीचे पेंडुलम मोशंस करवानी है। मैं आपको पिक्चर्स सारी डाल दूँगी, आप देख सकते हैं।